हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अभी तक हम एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप दैट आपने सब 8 के 8 लेक्चर्स देखे हैं और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और आज हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे फॉर्मल चार्ज और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइपोल मूवमेंट। हम डाइपोल मूवमेंट को समझेंगे, फिर हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। डाइपोल मूवमेंट की जो एप्लीकेशंस हैं, सबसे पहले समझेंगे डाइपोल क्या है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, फिर उसकी एप्लीकेशंस, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आज आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डाइपोल होता क्या है और जनरेट कैसे होता है। देखो, हमने दो तरह की बॉन्ड डिस्कस की थी अभी तक। कोवलेंट बॉन्ड दो तरह की डिस्कस की थी। एक होती है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एक होती है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों आपको पता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम सेम होते हैं, ए ए, जैसे कि ओ ओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, तो वो होती है हमारी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है? जब दो अलग अलग एटम जुड़े हों, एक ए और एक बी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है डिफरेंस। अब हम लेट करते हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और उस पर चार्ज डेवलप होगा पार्शियल नेगेटिव। दूसरे से इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर चार्ज डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो अब देखें कि ये चार्जेस डेवलप हो गए, ठीक है, पोल्स डेवलप हो गए, ये नेगेटिव पोल, ये पॉजिटिव पोल, ठीक है, ये पोल्स डेवलप हो गए। अब जो ज्यादा नेगेटिव है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड में क्या आ जाएगा? पोलैरिटी। बॉन्ड में क्या आ जाएगी? पोलैरिटी। बॉन्ड कैसी हो जाएगी? पोलर हो जाएगी हमारी बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। ये जो पोलैरिटी हमने निकाल ली, डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अभी पूरा हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये मैंने दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड ले लिए, ठीक है, और बॉन्ड कौन सी है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे चार्ज आ गया नेगेटिव, इस पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? जो ये चार्जेस हैं, जो ये चार्जेस हैं, इनका प्रोडक्ट, चार्जेस का प्रोडक्ट विद डिस्टेंस, ठीक है। ओके, देखो तो म्यू क्या है हमारा? जो ये चार्जेस हैं इनका मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो, और डी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी। तो हमारे पास आ जाएगा डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। तो डाइपोल मूवमेंट क्या है हमारा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डिस्टेंस, और कितना चार्ज है, ठीक है, कितना माइग्रेट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो उनका चार्ज इनटू में डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा डाइपोल मूवमेंट। अब ये डाइपोल मूवमेंट आता कैसे है? हमने देखा था अभी कैसे आया डाइपोल मूवमेंट, ड्यू टू पोलराइजेशन। भाई ए और बी कंबाइन कर गए, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के ले गया, दूसरे से इलेक्ट्रॉन चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमने फजान्स रूल पढ़ा था ना कि पॉजिटिव वाला फिर इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो वो पोलराइजेशन हो गया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए। सो ड्यू टू पोलराइजेशन द मॉलिक्यूल्स पोजेस डाइपोल मूवमेंट। और डाइपोल मूवमेंट से हम मेजर क्या करते हैं? भाई बॉन्ड तो कौन सी है हमारी? कोवलेंट बॉन्ड है ना, लेकिन उस कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो उसकी वजह से चार्जेस डेवलप हो गए, ठीक है। और कौन सा करेक्टर आ जाएगा उसके अंदर? आयनिक करेक्टर। हमने देखा था आयनिक बॉन्ड के अंदर कौन सा करेक्टर आ गया था? कोवलेंट करेक्टर। कैसे? फेजान्स रूल लगाया, ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से फेजान रूल हमने देखा था, पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर आ जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर आ जाएगा, उसी को मेजर करते हैं हम, वही क्या है हमारा डाइपोल
मूवमेंट। अब जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। देखो जैसे अगर मैं ये मॉलिक्यूल लिखता हूँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब डाइपोल मूवमेंट का हम शिफ्ट दिखाते हैं एरो के साथ। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ हम ऐसे एरो बनाते हैं। भाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ये, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। ठीक है, तो इससे शो करते हैं हम डाइपोल मूवमेंट। इस बॉन्ड का हो गया ये, ऐसे ही इधर CO का ये ऐसे। ठीक है, अब अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हम देखें तो देखो उधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि इसका एंगल कितना होता है 180 डिग्री CO2 में। ठीक है, तो उधर भी जा रहा है, आधा उधर खींच रहा है, आधा उधर खींच रहा है, तो पूरा जो नेट डाइपोल था, नेट डाइपोल मूवमेंट वो कितनी होगी, नेट डाइपोल मूवमेंट इसकी 0। ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगी, 0। अब हमने देखा था कि पोल्स जनरेट हो गए। ठीक है, पोल्स जनरेट हो गए तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये हमारा डाइपोल मूवमेंट आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, भाई जितनी ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड में पोलर नेचर आएगा। पोलर नेचर आएगा तो मतलब उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ये किसके केस में एप्लीकेबल होगा, डाई एटॉमिक के केस में, जैसे HCl ले लें। ठीक है, HBr ले लें, HF ले लें। अब देखो भाई सिंगल बॉन्ड है, तीनों के अंदर HCl, HBr, HF, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है, देखो फ्लोरीन और H में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दोनों का डिफरेंस भी सबसे ज्यादा है। यहाँ डिफरेंस कम है। ठीक है, यहाँ भी डिफरेंस कम है, किससे, HF से। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसकी तरफ जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ, यानी कि ज्यादा इस बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। डाइपोल मूवमेंट ज्यादा तो मतलब पोलैरिटी ज्यादा, तो ये HF क्या है, ज्यादा पोलर है। ठीक है, समझ में आया, HF क्या है हमारा, ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू HCl और HBr। ठीक है, तो ये क्या है, डाइपोल मूवमेंट हमें क्या बताता है, पोलैरिटी के बारे में भी बताता है। ठीक है, समझ आ गया, ये नोट कर लिया। ये फॉर्मूला हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्या हो गया ये हमारा चार्ज। ठीक है, क्या हो गया हमारा चार्ज, और डी हो गया डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ बोथ द चार्जेस। ठीक है, उसको म्यू से बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, और इससे क्या पता चलता है हमें, आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट की यूनिट। डाइपोल मोमेंट की यूनिट, अच्छा एक चीज और बताता हूं, यूनिट करने से पहले एक चीज मैं और बताता हूं आपको। देखो A और B था, ये B हमने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ले रखा था, ये था हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यही बनी थी ना पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनी, भाई शेयरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन उधर ले जाएगा, और A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे, नेगेटिव चार्ज। अब देखो जो आयनिक बॉन्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो कि आयनिक बॉन्ड इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड की जो आयनिक बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड का एक्सट्रीम केस है। एक्सट्रीम केस मतलब देखो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा और चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव, दूसरे के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। अगर मैं बी को बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लूं, ठीक है, बी को क्या ले लूं, बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे सीजियम फ्लोराइड। सीजियम फ्लोराइड, अब देखो सीजियम बेचारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम 0.7, ठीक है, फ्लोरीन की 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया बहुत ज्यादा, तो अब ये मोस्टली बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे फ्लोरीन, यानी इसको आप बोल सकते हो क्या हो गया, कंप्लीट ट्रांसफर, कंप्लीटली वही ले गया फ्लोरीन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को,
CS पॉजिटिव नेगेटिव, पूरा चार्ज हो जाएगा, मतलब पार्शियल की जगह कंप्लीट पॉजिटिव, यहाँ कंप्लीट नेगेटिव। तो ये क्या बन गई हमारी आयनिक बॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब बी वाला एटम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो बॉन्ड कौन सी बन जाएगी, फिर पोलर कोवलेंट बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड में। सो आयनिक बॉन्ड इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे यूनिट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट। तो हेडिंग डालें यूनिट। अब देखो U है हमारा, म्यू है हमारा, Q इंटू में D, चार्ज इंटू में डिस्टेंस। तो भाई जो यूनिट होगी SI यूनिट है, वैसे इसकी SI यूनिट है इसकी, जैसे डिस्टेंस किस में, मीटर में SI सिस्टम में, और किस में, कूलम में, चार्ज कूलम में, तो कूलम मीटर, ये SI में हो जाएगी यूनिट, कूलम मीटर। वैसे इसकी यूनिट होती है डिबाई। अब हम डिबाई को दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कूलम मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिबाई को, और ESU और सेंटीमीटर में भी। देखो तो CGS यूनिट क्या होगी इसकी, CGS यूनिट ये हो जाएगा ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये चार्ज की यूनिट है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये CGS सिस्टम है हमारा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है, ये SI सिस्टम था। अब वैसे यूनिट क्या होती है इसकी, डिबाई। जो हम यूज करते हैं यूनिट डाइपोल मोमेंट की, तो हम क्या करते हैं, डिबाई। भाई कूलम मीटर है, उनको डिबाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप देखो 1 डिबाई किसके इक्वल होता है, 1 डिबाई इक्वल होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये 1 डिबाई की वैल्यू है, और 1 डिबाई को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं हम डिबाई को, ठीक है। ये डिबाई आ गया। तो 3 यूनिट है, SI, CGS और डिबाई। मेन मतलब जिसमें भी इन दोनों में दिया होता है हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिबाई में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया डिबाई किसकी टर्म्स में, ESU और सेंटीमीटर की टर्म्स में। अगर कूलम और मीटर की टर्म में डिबाई कैलकुलेट करना हो, NCERT में डायरेक्ट वैल्यू गिवन है, ये 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, ये डिबाई की ये डायरेक्ट वैल्यू NCERT में गिवन है। अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, देखो ESU और सेंटीमीटर में है, ये ESU को कन्वर्ट कर दो कूलम में, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो हमारा जो डिबाई है वो किस में आ जाएगा, कूलम मीटर में। अब देखो भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कूलम में। अगर इसको हम ESU में लिखें तो ये होता है 4.8 इंटू 10⁻10, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻10 किसमें, ESU में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये कूलम में, ये ESU में है, दोनों इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो दोनों इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हम ESU की वैल्यू निकालेंगे किसमें, कूलम्स की टर्म में, तो दोनों इक्वल हैं, इक्वल पुट कर दिए, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इज टू 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। तो यहाँ से अगर हम ESU निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो से डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम 4.8 इंटू 10⁻10। अब ये कितना हो गया, 1/3, ठीक है। ये डायरेक्ट काट दिया हमने 1.6 को 4.8, ठीक है। ये ऊपर गया, नेगेटिव पावर है तो ऊपर आएगा, ऊपर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में, इंटू 10⁻10। अब 10⁻19 और 10⁻10 बेस सेम पावर ऐड कर दो, तो 10⁻19 कितना हो जाएगा, 10⁻9। तो ये हो गया 1.3 इंटू 10⁻9 क्या, कूलम। अब ये 1 ESU की वैल्यू निकाल ली, 1 ESU यहाँ पुट कर दो। डिबाई की वैल्यू निकालनी है हमें किस में, कूलम में और मीटर में, तो वो कूलम में यहाँ पुट करो, तो क्या आ जाएगा, 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 10⁻18 ESU की वैल्यू 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। अब सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, 1/100 मीटर, यानी कि 10⁻2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर की जगह क्या पुट कर दो, 10⁻2 मीटर पुट कर दिया। अब सबको ऐड कर दो, बेस सेम है, तो ये क्या जाएगा, 1/3 इंटू में 10⁻10
29 कूलम्ब मीटर। अब 1/3 को हम लिखेंगे 0.33 इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर, और एक डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो पावर इंक्रीज हो जाएगी। कैसे लिख दिया? 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई? 1/, की। ये 1/, की वैल्यू आ गई। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन थी। ठीक है, इसको नोट कर लें सारे। ये हमने यूनिट्स डिस्कस कर ली, एसआई यूनिट, सीजीएस सिस्टम और डिबाई में। ठीक है, अब हम देखेंगे डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मीन्स जिसमें बहुत सारे एटम्स हों। ठीक है भाई, डाइएटॉमिक के केस में तो कैलकुलेट करना इजी है। डाइएटॉमिक के केस में कैलकुलेट करना इजी है, जैसे कि यही हमारा HF का एग्जांपल दिया था। भाई एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट शिफ्ट उधर होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था CO2 का। अब इसके केस में क्या है भाई, बॉन्ड्स के बीच में तो क्या है? डाइपोल है। तो बॉन्ड्स के बीच में क्या है? डाइपोल मोमेंट है। इंडिविजुअल का तो डाइपोल मोमेंट है, ये इधर और ये इधर, लेकिन ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, कैंसल आउट करके क्या हो जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का 0 हो जाएगा। ऐसे ही B, F, F और F। भाई इसके केस में भी देख लो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है। तीनों का एंगल कितना है? 120, 120, 120। तो तीनों बराबर खींच रहे हैं भाई। और तुम्हें पता है जब ऐसा केस हो 120, 120, 120, तीनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो इस तरफ, वो इस तरफ और वो उस तरफ, तो किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं होगा। इस केस में क्या आ जाएगा? म्यू नेट 0। मॉलिक्यूल का आ गया 0। ठीक है, मॉलिक्यूल का नेट क्या आ गया? 0। मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया भाई? नॉन पोलर। क्या हो गया? मॉलिक्यूल नॉन पोलर। लेकिन जो इंडिविजुअल बॉन्ड है उसकी, जो इंडिविजुअल बॉन्ड का डाइपोल है, ठीक है, वो तो पोलर है ना। BF बॉन्ड तो पोलर है, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चार्जेस तो डेवलप होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन जब ओवरऑल कैलकुलेट किया गया मॉलिक्यूल का, तो वो आ गया नेट 0। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर दो डिफरेंट एटम से बॉन्ड बनी हो तो हमेशा डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अगर सिमेट्री हो गई तो क्या हो जाएगा? 0 डाइपोल मोमेंट होगा। तो यही हम देखेंगे। तो लिखेंगे इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक molecules, in case of polyatomic molecules, the dipole moment in case of polyatomic molecules, the dipole moment not only depend, the dipole moment not only depend upon the individual dipole moments, on the individual dipole moments of the bond, does not only depend upon the individual dipole moments of the bond, but also on the special arrangement, of individual dipoles, bond dipoles।
ठीक है। पॉलीटॉमिक के केस में वो क्या करेगा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिविजुअल की सारों की जब हम देखेंगे कि उनकी अरेंजमेंट कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे ले लें भाई, इस तरफ है μ1, ठीक है, इस तरफ है μ2। जैसे कोई ये मॉलिक्यूल ही लगा लो भाई, वाटर मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, ऐसे ही है ना, बेंट शेप का, OH, ये लोन पेयर है इसके पास। ठीक है, अब ये और ये एंगल कितना बना इनका, ठीक है भाई, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो अब नेट कितना बनेगा। ठीक है, अब क्या कितना नेट देखना है। अब एक तो कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसमें आगे वाला भी उधर जाए, इधर वाला पीछे वाला भी उधर, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। लेकिन इस केस में क्या है, ये उधर जा रहा है, ये इधर। ठीक है, तो होगा तो एडिशन, लेकिन हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम लेंगे वेक्टर सम एडिशन। ठीक है, ये इसके बीच में अगर थीटा एंगल है तो यहाँ कितना आएगा म्यू नेट, यहाँ म्यू नेट आ जाएगा μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ2 कोस थीटा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो पॉलीएटॉमिक के केस में हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आपको बस थीटा पता होना चाहिए, थीटा पता है, और μ1 μ2 2μ1 μ2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें म्यू नेट मिल जाएगा। अगर इंडिविजुअल पता है तो इंडिविजुअल। ठीक है, समझ आ गया। इससे ये हम निकाल रहे थे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट। देखो, जैसे अब एक एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NH3 और NF3 को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, और हमें बताना है आउट ऑफ दीज टू which one is having higher dipole moment, किसमें ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट है। देखो, इसमें हम ऐसे बनाते हैं, ये शेप है H H H। देखो, अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में, इसमें देखो NH3 में ये लोन पेयर है, तो लोन पेयर की मूवमेंट हो गई ऊपर, लोन पेयर डाइपोल मूवमेंट ऊपर। अब ये हो गए 3 बॉन्ड पेयर यानी बॉन्ड डाइपोल्स, ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो तीनों उसी डायरेक्शन में, ऊपर वाला भी सेम डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट ऐड हो रहा है। इसमें क्या है, देखो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से, तो फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है और लोन पेयर ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये 3 एक डायरेक्शन में, ये एक अपोजिट में, यहाँ चारों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए जो इसका म्यू नेट है वो होगा लेस 0.23 डिवाई, और ये है म्यू नेट 1.47 डिवाई। ठीक है, 1.47 डिवाई। तो लिखेंगे इन केस ऑफ NH3 molecule, in case of NH3 molecule, the 3 bond dipoles, that is NH, the 3 bond dipoles and the lone pair movement are in the same direction, so mu net is more, whereas in NF3 molecule the 3 bond pair movement यानी bond dipole movement is opposite to the direction of lone pair movement, so the mu net is less। तो इसलिए हमें पता चल गया कि आउट ऑफ NH3 एंड NF3 किसकी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा है, नेट म्यू नेट की। ठीक है, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जैसे थीटा एंगल। ठीक है, थीटा वो किस फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं हम, ये μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर प्लस μ1 μ2 कोस थीटा दिस, और ये म्यू नेट। ठीक है, इसमें पुट करो पॉलीएटॉमिक के केस में और हमारा म्यू नेट निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। देखने में ऐसा लगता है कि NF3 सिंपल, जब तक हम इसको बनाए ना, इसकी शेप ना बनाए और लिखें NH3 NF3, तो देखने में तो ऐसा लगता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो खींचेगा अपनी तरफ, हाइड्रोजन कम है तो भाई इसका ज़्यादा होना चाहिए, देखने में ऐसा लगता है। लेकिन जब हम उसको
शेप उसकी बना के फिर देखते हैं तो रिजल्ट उल्टा आता है। ठीक है, चलो अब हमने डिस्कस कर लिया पूरा डाइपोल मोमेंट, उसकी यूनिट हो गई, पॉलीएटॉमिक के लिए हो गया, एग्जाम्पल भी हो गए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट कि डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको, और ये हमें क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट हमें क्या बता सकता है। एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड या मॉलिक्यूल दोनों की हम पोलैरिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई मैंने बताया था आपको, ठीक है, म्यू जितना ज़्यादा उतनी पोलैरिटी ज़्यादा। ठीक है, जैसे देखने से पता चल गया था HF, HCl, HBr, HI, भाई इनमें से डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है ये। ठीक है, तो जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसका मतलब उसकी पोलैरिटी ज़्यादा, तो HF ज़्यादा पोलर हो जाएगा इनमें। ठीक है, तो हमें पोलैरिटी पता चल गई ना बॉन्ड की। और मॉलिक्यूल के केस में भी हम निकाल सकते हैं कि ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। जैसे AlCl3, AlCl3 के केस में क्या होगा, एक Cl, एक Cl, एक Cl, भाई तीनों देखो तो इसका नेट, इस मॉलिक्यूल का म्यू नेट कितना आएगा, 0 आएगा। ये उधर खींच रहा है, ये उधर 120 का एंगल है तीनों के बीच में, तो म्यू नेट क्या आएगा इसमें, 0 आएगा। तो हमें पता चल गया अगर म्यू नेट 0 आ गया तो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, अब HF की जो डाइपोल डिबाई में है, डाइपोल मोमेंट 1.78 डिबाई, 1.07 डिबाई और 0.79 डिबाई और 0.38 डिबाई, ये NCERT के गिवन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी तो लर्न करनी पड़ेगी, याद करके रखो इनकी तो। ठीक है, NH3 NF3 की, HF HCl की, CO2 की होती है 0। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई हमारी, क्या पता चल गया, पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा तो मतलब बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा। अब सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करैक्टर। भाई कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना परसेंट आयनिक करैक्टर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक करैक्टर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो परसेंटेज फॉर्मूला है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर विल बी इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व्ड, म्यू थ्योरेटिकल इनटू में 100। भाई देखो परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। म्यू ऑब्जर्व्ड, भाई कोई भी अगर मॉलिक्यूल ले लो तुम, लेट करो कि HF है। ठीक है, HF का डाइपोल मोमेंट निकाल ले, वो तो हो जाएगा म्यू ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, और थ्योरेटिकल, म्यू थ्योरेटिकल क्या है, हम ये मान लेंगे कि HF क्या है, आयनिक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है वह पूरी की पूरी फ्लोरीन के पास चली गई, पूरी की पूरी फ्लोरीन के पास चली गई, और इसको कंप्लीटली आयनिक मान लेंगे। क्या, 100% आयनिक मान लेंगे। 100% आयनिक मान के जो इसका म्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, म्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, समझ आया ना, 100% आयनिक मान के, 100% आयनिक नहीं है ये। ठीक है, इसके अंदर कुछ आयनिक करैक्टर है, तो जो कुछ है जो आया ऑब्जर्व किया वो तो हो गया म्यू ऑब्जर्व, इतना आयनिक आया। ठीक है, और म्यू थ्योरेटिकल क्या है, हम इसको पूरा मान लेंगे कि पूरा अगर ये आयनिक ही होता तो मतलब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता, फिर इसका जो नेट, जो इसका डाइपोल मोमेंट आता वो लेंगे, वो हो जाएगा थ्योरेटिकल। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ ऑब्जर्व इनटू में 100, तो परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, और म्यू ऑब्जर्व क्या है, वही आपका क्याउ इनटू में डी, थ्योरेटिकल भी क्या होता, क्याउ इनटू में डी। थ्योरेटिकल तो वैसे गिवन होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे भाई परसेंटेज आयनिक करैक्टर निकालो HF का, तो वो क्या करेंगे, थ्योरेटिकल को आपको दे देंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है,
पूछ भी सकते हैं वैसे, लेकिन जनरली गिवन होगा। थ्योरेटिकल तो वो सीधा दे देंगे भाई इतना डिबाई है आपका, ठीक है 100। और यहाँ ऑब्जर्व कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ऑब्जर्व कैसे कैलकुलेट करोगे, क्या वो इंटू में डी, डिस्टेंस वो दे देगा सेंटीमीटर में या मीटर में, फिर उसको डिवाइड में आप कर लोगे, ठीक है सेम यूनिट में, ठीक है। तो डिस्टेंस वो दे देगा और चार्ज दे देगा वो कूलम में या ईएसयू में, तो उसको कर लेंगे हम डिवाई में कन्वर्ट, और डिवाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे नीचे वाला डिवाई में, तो निकाल लेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट दी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl, कैलकुलेट दी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl। गिवन है हमें ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03 dBi and bond length of HCl is 1.275 एंगस्ट्रॉम। HCl की बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है आंसर। अब देखो हमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो 1% आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, म्यू ऑब्जर्व। अब देखो इसने क्या दे दिया हमें, म्यू ऑब्जर्व दे दिया भाई, ठीक है। म्यू ऑब्जर्व तो हो गया 1.03 डिवाइड इनटू में 100। अब म्यू थ्योरेटिकल निकालना है अपने को, म्यू थ्योरेटिकल निकाल के यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो म्यू थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे भाई, म्यू थ्योरेटिकल का मतलब है कंप्लीट क्या मान लेंगे, इसको आयनिक बॉन्ड मान लेंगे कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट क्या मान लेंगे, आयनिक बॉन्ड, मतलब 100% आयनिक बॉन्ड मान लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है ना, H से एक इलेक्ट्रॉन गया किसके पास, क्लोरीन के पास, ठीक है। ये क्या आएगा यहाँ पे वैसे, क्या इंटू डी, डी उसने दे दिया, डी तो एंगस्ट्रॉम में दे दिया, एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। तो 1.275 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
8 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। तो मीटर से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब आ गया भाई क्यू। क्यू क्या है, मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर होगा भाई, चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वहां पे लिख देंगे। किस में 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। ये हमने चार्ज लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन का 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, और इसका डिस्टेंस आ गया। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 6.2 समथिंग आएगा, फिर उसको डिवाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो 6.2 डिवाई आ जाएगा, 6.12 डिवाई। अब इसमें पुट कर देंगे 6.12 डिवाई। अब इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे तो नियर अबाउट 15-16% आ जाएगा। यस, तो परसेंटेज आई नहीं, करेक्ट आ गया 6.8%। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें ऐसे क्वेश्चन निकाल लेंगे। म्यू ऑब्जर्व हमें गिवन था, म्यू थ्योरेटिकल निकालना था। थ्योरेटिकल कैसे निकाला भाई, उन्होंने डिस्टेंस दे दिया। ठीक है, डिस्टेंस दे दिया और हमें पता है कि चार्ज क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक ही गेन करेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा। तो चार्ज था ना क्यू, तो क्यू क्या आ जाएगा, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने किस में ले लिया, ESU में ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज किस में, ESU में, क्योंकि ये मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब ESU और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा मैं उसको किससे डिवाइड कर दूं, 10⁻18 ESU से सेंटीमीटर, इससे तो क्या आ जाएगा मेरा, डिबाई में आ जाएगा। डिबाई में आ गया था 6.12 डिबाई। अब वो थ्योरेटिकल निकाल लिया तो यहाँ से हमने डिवाइड करके, और ये आयनिक करेक्टर आ गया। ठीक है, ऐसे करने हैं। चलो, तो सेकंड एप्लीकेशन हमारी होगी, इसके ऊपर क्वेश्चंस और ट्राई कर लेना हमने। अब हम देखेंगे थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। लिखो, टू determine the symmetry of the molecule।
थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री डिटरमाइन कर सकते हैं। भाई अगर मेरे को म्यू पता है, देखो अगर म्यू नेट 0 आ जाए किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए म्यू नेट 0 आ जाए, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तभी तो म्यू नेट 0 आया ना। अगर म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, होना क्या चाहिए, बॉन्ड सारी सेम होनी चाहिए। जैसे देखो भाई BF3 का दिया था मैंने एग्जांपल, ठीक है, BeCl2 ले लो, BeCl2 में उधर उधर, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, Cl उधर एक Cl इधर, ठीक है। तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे मूवमेंट होगी और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, म्यू नेट 0 आ जाएगा। और जिसमें 0 ना आए, जैसे कि मेरा SF4, अब SF4 में क्या है, फ्लोरीन 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 और एक लोन पेयर। भाई देखो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, तो सारे ऐड करने के बाद म्यू नेट 0 नहीं आएगा। तो पता चल गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर म्यू नेट 0 नहीं है तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। और जिसका ध्यान रखो, जिसका म्यू नेट 0 आ गया, जिसका म्यू नेट 0 आ गया, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, भाई जरूरी नहीं है उसके अंदर बॉन्ड नॉन पोलर हो, नहीं, लेकिन उसका म्यू नेट 0 आया, नेट म्यू 0 आया है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया, नॉन पोलर। बॉन्ड तो पोलर है, Be और Cl के बीच में पोलर है, इधर भी पोलर है, तो लेकिन उधर खींच लिया बराबर, इधर खींच लिया बराबर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी कि डाइपोल मूवमेंट कैंसिल आउट हो गया, म्यू नेट 0 आ गया। और ये क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जनरली रूल है, इससे हमें पता चल गई, सिमेट्री पता चल गई। अब जैसे वाटर, अगर आप बोलो, कोई पूछे आपसे भाई वाटर का डाइपोल मूवमेंट 0 होगा क्या, तो आप बोलोगे कि OH, यहाँ देखोगे कि लोन पेयर है, ये ऊपर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो ये जा रहे हैं और भाई ऐड होंगे, तो इसका मतलब उसमें वो आ गया ना, लोन पेयर आ गए। वैसे तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है, अगर इसको हम ऐसे प्लेन लेके इसको ऐसे काटेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर, तो ये रूल क्या लगेंगे, जनरली ये रूल लगेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल तो ये जैसे है, अब H2 है, H2 को एक प्लेन ले लो ऐसे, तो तीनों के तीनों एटम सेम प्लेन में आ जाएंगे। ऐसे काट लो तो एक इधर एक उधर, तो सिमेट्रिक ऐसे तो दिख रही है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। कितना डाइपोल मोमेंट, 1.84 dy। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखो XeF4 और PCl5 होता है ऐसे, अब ये बताना है कि इनका म्यू कितना है। देखो भाई XeF4 ये होता है, इसकी शेप है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर है, और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ये कैसे है, एक फॉस्फोरस है, वो 3 क्लोरीन से जुड़ा है, और ये तीनों एंगल, ये वाला और ये वाला, तीनों का 120। फॉस्फोरस सेंटर में एक क्लोरीन एक क्लोरीन एक क्लोरीन, ठीक है, तीनों का बीच का एंगल 120 हो गया, तो तीनों का, इन तीनों का क्या हो जाएगा, 0। अब एक क्लोरीन बिल्कुल ऊपर है, एक नीचे है, तो इनका इसका भी 0। देखो भाई इसका भी 0, ठीक है, और इन तीनों का भी रिजल्टेंट 0, इन तीनों का रिजल्टेंट 0, इन दोनों का 0, तो म्यू नेट क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। ठीक है, इस केस में देखो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है भाई, प्लेनर का मतलब जीनोन सेंटर में और स्क्वायर के एक कॉर्नर पे फ्लोरीन, तो उधर भी 2 उधर भी 2, सिमेट्री आ गई। ठीक है, तो म्यू नेट इसमें, इसके केस में भी म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0, म्यू नेट 0। आगे हम बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, तो वहाँ सारी शेप बनानी आ जाएगी आपको,
कि किसकी शेप कैसी बनेगी, किसकी शेप कैसी बनेगी, अभी तो मैं बना रहा हूँ, आगे आपको सारी खुद बनानी आ जाएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। CS2, CS2 की शेप बनाओ पहले, कैसे बनेगी? ऑक्टेट पूरा करके ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? C डबल बॉन्ड S, C डबल बॉन्ड S। अब इसमें देख लो भाई, नेट क्या है, दोनों तरफ देखो, कार्बन के दोनों तरफ क्या है? सल्फर बराबर, तो नेट क्या हो जाएगा? 0, म्यू नेट 0। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के लिए भी क्या हो गया? म्यू नेट 0। अब मीथेन ले लो, CH4, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। TH की कौन सी है ज्योमेट्री या शेप? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है भाई। हर एक एंगल कितने का? 109 डिग्री। हर एक एंगल कितने का? 109 डिग्री। कोई भी एंगल ले लो, सारे के सारे एंगल बराबर हैं, तो सारी तरफ से, और एटम सेम है। अगर एटम सेम ना होते तब तो 0 नहीं होता। ठीक है, एटम कर दिए सेम, सारे एटम सेम हैं और सबका एंगल सेम, तो म्यू नेट हो जाएगा इसके अंदर 0। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे कर दें, अगर यहाँ ऐसे कर दें Cl Cl Cl, तो अब बताओ क्या म्यू नेट 0 हो जाएगा? अब एंगल तो सबके बीच में भाई कितना है? 109 डिग्री का, 109 का। ठीक है, एंगल इतना है, लेकिन अब 3 क्लोरीन है, 1 हाइड्रोजन है, तो अब सिमेट्री नहीं आई, सारी तरफ से कैंसल आउट नहीं होगा। अब इसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगी, यानी कि 0 नहीं होगा। ठीक है, और बुक में शायद NCERT में इसका 1.30 डिवाई गिवन है, 1.03 डिवाई, 30 नहीं, 1.03 डिवाई। ठीक है, तो ये कर ली हमने थर्ड एप्लीकेशन। अब देखेंगे फोर्थ एप्लीकेशन, डाइपोल मोमेंट की फोर्थ एप्लीकेशन। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांसफॉर्म। देखो, वैसे तो ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तुम, 10th में भी नहीं पढ़ा था शायद। ठीक है, सिस और ट्रांसफॉर्म भाई दो तरह की फॉर्म होती है। देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एक ये मैंने लगाया Cl Cl H H, Cl Cl H H। अब देखो भाई, जिसमें सेम साइड पे सेम एटम आ जाए, सेम साइड पे सेम एटम आ जाए, तो उसको बोलते हैं सिस फॉर्म। ठीक है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है और सेम साइड पे सेम एटम आ जाए तो उसको बोल देंगे सिस फॉर्म, और अगर अपोजिट साइड में आ जाए तो उसको बोल देंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अब इसमें देखो, इसमें देखो, ये इधर ये इधर, तो इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा? 0। तो सिस और ट्रांस दिए आपको और बता दिया, ठीक है, कि सिस का और इतना या पूछा है। ठीक है, सिस और ट्रांस आपको दिए और फिर पूछा है भाई किसका 0 होगा, तो किसका 0 होगा? हमेशा ट्रांस का 0 होगा, सिस का 0 नहीं होगा। तो म्यू नेट नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी सिस फॉर्म है, कौन सी ट्रांसफॉर्म है। इसमें ये एक एग्जांपल और, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, CH3 H H CH3। अभी मैंने बना दी सिस फॉर्म, सेम साइड पे है, तो इसका म्यू नेट 0 नहीं है। और अगर मैं अपोजिट में लगा दूँ ऐसे, तो इसमें क्या हो गया? म्यू नेट 0। तो ट्रांस का 0, सिस का 0 नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन करेंगे अब हम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये दिया आपको मैंने एक मॉलिक्यूल,
अब आपको इसमें बताना है कि किसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है, किसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट है। देखो बहुत इजी है भाई, इसमें क्या है, अपोजिट अपोजिट पे पड़े हैं, ठीक है, अपोजिट अपोजिट पे पड़े हैं। वैसे ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन ऐसे, ठीक है, इसको बेंजीन की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा। जो भी एक ग्रुप लगता है उससे नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। जैसे अगर ये मेरा है नाइट्रो बेंजीन, ये लगाया मैंने, ये बना दिया, ठीक है। अब जो ग्रुप लगा है यहाँ पे, उससे नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे नेक्स्ट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं मेटा, उससे नेक्स्ट को बोलते हैं पैरा। लेफ्ट साइड भी यहाँ पे ऑर्थो मेटा और पैरा, ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा। तो ये लगाया, यहाँ पे मेटा पे लगा दिया, यहाँ पे पैरा पे लगा दिया, यहाँ पे ऑर्थो पे लगा दिया। तो अब बताना है तीनों में से किसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। देखो भाई इसके केस में तो पैरा के केस में, ये किसका केस है, पैरा का केस, इसमें तो क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट है बिल्कुल, तो इसमें तो म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0, इसमें 0 नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें ज़्यादा पास पास है भाई, एंगल जितना जो ज़्यादा होगा, देखो अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक आगे दूसरा उसके पीछे, तो ऐड होंगे डायरेक्ट। एंगल टेढ़ा होगा तो कम हो जाएंगे, ऐसे और कम, और ऐसे कर दिए तो बिल्कुल अपोजिट 0 हो गया। डाइपोल मोमेंट ऐसे होता है ना भाई, एक के पीछे एक है तो सबसे मैक्सिमम, और एक के पीछे अपोजिट है तो 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ाओगे डाइपोल मोमेंट कम होता जाएगा। तो एंगल देखो, यहाँ एंगल क्या है, ज़्यादा, यहाँ एंगल क्या है, कम। एंगल बढ़ाओगे तो डाइपोल मोमेंट कम, एंगल कम होगा तो उतना ही डाइपोल मोमेंट ज़्यादा। तो ज़्यादा किसका, इसका, फिर इसका, और उसका तो तीसरे वाले का तो क्या है, 0 है, ठीक है, समझ आ गया। अब अगर मैं ये ले लूं, देखो अब मैं ये ले लूं, अब आप लोग सोचोगे कि सर इसका तो 0 है, ठीक है, इसका क्या है 0, लेकिन इसका 0 नहीं है। कैसे 0 नहीं है इसका, भाई यहाँ 2 एटम है, यहाँ अकेला एटम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। यही सेम मॉलिक्यूल देखो, मैंने इसको 2 तरीके से बना दिया क्योंकि यहाँ अकेला एटम नहीं था, ठीक है, 2 एटम है, एक उधर एक उधर, ऐसे भी हो सकता है और सेम भी। अगर मान लो ऐसे हो गया तो फिर तो क्या होगा, ऐड, और अगर ऐसे हो गया इस केस में हो जाएगा म्यू नेट 0, लेकिन इस केस में म्यू नेट 0 नहीं होगा, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो अब मैं आपको देता हूँ कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, नहीं होते हैं तो फिर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, किसी से सोल्व नहीं हो तो फिर मैं शेयर कर दूंगा इनके आंसर। ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीबीटी डिस्कस करेंगे, और जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें से बॉन्ड एंगल छोड़ देंगे, बॉन्ड एंगल हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम पढ़ेंगे वीबीटी, फिर हम आएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।